गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी ज्ञान वाटिका की पुस्तक का अध्याय 20 कश्मीर निकाल लीजिए, पेज नंबर 107। इस अध्याय में हम कश्मीर के बारे में बहुत सारी और बहुत नई नई बातें जानेंगे। जो बच्चे कश्मीर गए हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ दी गई हैं जो एक्सपीरियंस की होंगी, और जो नहीं गए हैं इस अध्याय को इस तरह से लिखा गया है, कश्मीर के बारे में इस तरह से बताया गया है कि आप खुद ही इमेजिन कर पाएंगे कि कश्मीर कितना सुंदर है ना। अध्याय शुरू करते हैं। बचपन में ही मैंने सुना था कि कश्मीर भारत का ही नहीं विश्व के सुंदरतम स्थानों में से एक है। सुंदरतम मतलब जो सबसे सुंदर हो, ठीक है। एक तो होता है सुंदर, एक होता है सबसे सुंदर। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सुंदरतम शब्द का। तो जो लेखक है वो बता रहा है, लेखक कौन होता है? जो कहानी लिखता है। तो लेखक बता रहा है कि बचपन में मैंने सुना था कि कश्मीर क्या है, भारत का भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो सबसे सुंदर स्थान है ना उनमें से एक है। इसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कश्मीर कितना सुंदर है कि लोग उसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों से सैकड़ों हजारों जलस्रोत बहते हुए मन को मुग्ध कर लेते हैं। कश्मीर में क्या है? कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं? यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, और वहाँ से जल स्रोत मतलब होता है जहाँ से नदियाँ बहती हैं, और उन पहाड़ों में से निकलती हुई नदियाँ हैं। और ये जो पूरा दृश्य है, पहाड़, बर्फ से ढके हुए, नदियाँ, हरियाली, ये हमारे मन को मुग्ध कर लेते हैं। मतलब ऐसा दृश्य देखकर कोई भी इतने सुंदर दृश्य में खो जाएगा। इतना सुंदर वो दृश्य है कश्मीर का। हरे भरे पर्वत, केसर की सुगंधित क्यारियाँ, चिनार के खूबसूरत छायादार वृक्ष, लहराती हुई निर्मल जल से भरी झीलें, उन पर तैरते हुए शिकारे और रंग बिरंगी नौकाएं, नावों पर बने अत्यंत सुंदर घर, आकर्षक नर नारी, सभी की प्रशंसा सुनते सुनते अंत में मैंने कश्मीर देखने का निश्चय कर लिया। अब जो लेखक है उसने कश्मीर के बारे में इतनी सारी बातें सुनी हुई थी कि वहाँ पर केसर की सुगंधित मतलब होती है खुशबूदार, ठीक है, जिसमें खुशबू आती है। केसर की सुगंधित क्यारियाँ हैं वहाँ पर। चिनार एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है, एक लकड़ी है, ठीक है, उसके वृक्ष हैं। और वहाँ पर लहराती हुई निर्मल जल की झीलें, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं, ठीक है। और शिकारे क्या होता है? अगर आप कभी कश्मीर गए होंगे तो आपने देखा होगा ओपन रूफ बोट्स भी होती हैं। एक तो होती है घर जैसी बनी हुई बोट्स जो कश्मीर में देखने को मिलती है, एक होती है ओपन बोट, ठीक है, उसको बोलते हैं शिकारा। मतलब उस पर कोई छत वत नहीं होती है, खुली छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन झीलों पर तैरते हुए शिकारे हैं और रंग बिरंगी नौकाएं हैं। मतलब ये शिकारे नौकाएं, इनका मतलब है छोटी छोटी जो नाव होती है ना, वो नावों पर बने अत्यंत सुंदर घर, और कुछ ऐसी नाव है जो बड़ी होती हैं और उनमें बहुत सुंदर से घर बनाए होते हैं, और उसके अंदर सारा जो आराम का सामान होता है, जैसे आपका सोफ़ा या जो भी आराम के लिए सामान होता है, वो सब वहाँ पर उस नाव के अंदर, उस नाव के घर के अंदर होता है। तो आप देखिए छोटी छोटी ओपन रूफ जो शिकारे होते हैं या छोटी छोटी नाव होती है, बड़ी बड़ी नाव जिस पर घर बने होते हैं और उसके अंदर सारे आराम की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको कश्मीर में देखने को मिलती है, ठीक। और इतना ही नहीं, कश्मीर के जो नर नारियां हैं, मतलब कश्मीर के जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपनी सुंदरता के लिए। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर के लोग सब बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ की नर नारियों की प्रशंसा, अब ये सारी चीज़ों की प्रशंसा मतलब होती है तारीफ। जो लेखक है उसने इतनी सारी बातें कश्मीर के बारे में सुनी थी कि उसने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे तो कश्मीर देखना है एक बार, ठीक है। तो उसने कश्मीर घूमने का निश्चय कर लिया, मतलब उसने डिसाइड कर लिया। मेरे दूर के मामा जी कश्मीर में वर्षों से रह रहे हैं। अब उसके मामा जी रह रहे हैं, अब आप भी तो ऐसे ही करते होंगे कि वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार रहते हैं तो आप वहाँ पर मिलने जाएंगे और जो जगह है वो भी घूम कर आएंगे। तो ऐसे ही लेखक के मामा जी रहते थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा कि मैं 20 मई को आ रहा हूँ, वे हमें कश्मीर बस अड्डे से आकर ले जाएं।
मैं अपने बड़े भाई के साथ रात को दिल्ली से कश्मीर मेल में सवार हुआ। दिल्ली से कश्मीर मेल मतलब ट्रेन से गए वो, तो अपने लेखक जो है वो अपने बड़े भाई के साथ रात को बैठे दिल्ली से कश्मीर की ट्रेन में। रास्ते भर मैं कश्मीर के ही बारे में सोचता रहा और वहाँ घूमने फिरने के कार्यक्रम बनाता रहा। कार्यक्रम मतलब होता है प्लान्स बनाता रहा। मतलब वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कश्मीर को देख करके जो लेखक हैं कि वो पूरे रास्ते भर दिल्ली से कश्मीर मेल में जब सवार हुए तो कश्मीर के बारे में ही सोचते रहे कि वहाँ जाकर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये देखूँगा, वहाँ जाऊँगा। सुबह ही गाड़ी जम्मू जा पहुँची। जम्मू में हमारे ताऊ जी का व्यापार है। हम वहाँ पहुँचे और रात को वहीं ठहरे। लंबा रास्ता है तो जम्मू में थोड़ी देर रुके और ठहरे। प्रातः मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग में। प्रातः काल होते ही हम श्रीनगर जाने वाली बस में सवार हुए। अब वहाँ से वो ट्रेन से उतरे और श्रीनगर की बस वहाँ पर वो ठहरे थे और वहाँ से उन्होंने श्रीनगर की बस पकड़ी। देखते देखते कुछ ही देर में बस पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी। मतलब कश्मीर में पहाड़ हैं, आप सभी को पता है, तो बस पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। आप इमेजिन कीजिए कितना सुंदर दृश्य होगा कि आपकी बस चल रही है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सुंदर पहाड़ हैं। घूमती सड़क कभी सामने के पहाड़ों पर चढ़ती हुई दिखाई देती तो कभी नीचे उतरती हुई और कभी घने पहाड़ी वृक्षों के समूह में खोती हुई। मतलब आप रास्ता देखिए किस तरह का था, कभी तो ऊंचे पहाड़, तो कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है बस, तो कभी लगता कि नीचे उतर रही है, तो कभी बहुत घने पहाड़ी जो जंगल हैं या जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके बीच में से गुम होती हुई बस लग रही थी। घुमावदार रास्तों को पार करती हुई हमारी बस निरंतर ऊंचाइयों को लांघ रही थी। मतलब लगातार उनकी बस ऊंचाइयों पर चढ़ती जा रही थी और घुमावदार मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करती हुई ऊंचाइयों को लांघ रही थी। सड़क के एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए थे तो दूसरी ओर गहरी गहरी खाइयाँ और भयंकर गड्ढे। आप इमेजिन कीजिए आपकी बस चल रही है तो कहीं आपको पहाड़ दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ खाई। मतलब कितना रोमांचक भरा वो दृश्य होगा जो लेखक है उसने देखा होगा, फील किया होगा। इन्हें देखकर दिल दहल उठता था। ऑब्वियसली जब एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ होंगे और आपकी बस बीच में चल रही है तो थोड़ा तो डर लगेगा ही। पीछे की ओर देखने पर सड़क सर्पाकार बल खाती हुई दिखाई देती और हजारों लाखों विविध जातियों के पहाड़ी वृक्ष मन को मोहित कर लेते। सर्पाकार मतलब होती है सांप के आकार की। तो अगर बस के पीछे की ओर देखते तो सड़क कैसी लगती थी, ऐसे सांप इस तरह से होता है ना, इस तरह के आकार की सांप की तरह बल खाती हुई दिखाई देती। और विविध मतलब होता है अलग अलग टाइप के, विभिन्न प्रकार के। तो और क्या दिखते, अलग अलग टाइप के अलग अलग जो टाइप की जातियों के पहाड़ी वृक्ष वहाँ पर थे, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मन को मोह रहे थे। दूर दिखाई पड़ने वाली पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई थी और उनके आगे हरी भरी अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक के पीछे एक खड़ी थी। मतलब आप देखिए दूर अगर हम देखें, मतलब जो लेखक है वो ऐसा बोल रहा है कि दूर देखने पर क्या दिख रहा था, पहाड़ों की चोटियाँ दिख रही थी जो कि बर्फ से ढकी हुई थी और आगे क्या थे, हरी भरी अनेक पर्वत श्रेणियाँ। मतलब जो ऊंची चोटियाँ थी वो तो बर्फ से ढकी हुई थी और थोड़ा आगे हरे भरे पहाड़ों की श्रेणी मतलब होती है एक के बाद एक जो पहाड़ होते हैं ना उनकी श्रृंखला। तो वहाँ पर हरे भरे छोटे बड़े पहाड़ देखने को मिलते थे और जो ऊंचे पहाड़ थी उनकी चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई थी। मार्ग बड़ा मनमोहक था। अब इतना सुंदर दृश्य है तो मनमोहक होगा ही। रामबन, उड़ी, बनिहाल तथा खुद के कई छोटे बड़े पहाड़ी गांव रास्ते में आए जहां बस कुछ देर ठहरती और यात्री उतरकर चाय कैंपा पीते या पकोड़े समोसे खाते। अब जैसे आप भी कभी कहीं घूमने जाते होंगे तो अगर जो सफ़र है वो लंबा होता है तो आप भी कहीं ठहर कर चाय नाश्ता करते होंगे, खाना खाते होंगे। तो ऐसे ही लेखक भी वहाँ पर रुके और वहाँ पर बस ठहरी और फिर लोगों ने कुछ अपना जो उनको खाना था वो खाया पिया। और वहाँ पर क्या थे, पहाड़ों पर गांव भी थे, ठीक है, रामबन, उड़ी, बनिहाल एंड कुद जैसे कई पहाड़ी गांव भी रास्ते में पड़े थे।
रात लगभग 9 बजे हमारी बस श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर की बस पकड़ी थी जो रात को 9 बजे तक पहुंच गई। हम डर रहे थे कि यदि मामा जी ना मिले तो क्या होगा, अब क्योंकि उनको तो मामा जी लेने आने वाले थे। बस से अभी सामान उतरवा ही रहे थे कि मामा जी ने हमें आवाज़ दी। सारी चिंता मिट गई। उनको डर था कि उनके मामा जी आएंगे या नहीं, और सामान उतरा भी नहीं था कि मामा जी ने उनको आवाज़ दी। मैंने और भैया ने उनके पैर छुए, जैसे कि आप भी अपने बड़ों का आदर करते समय पैर छूते होंगे। बातें करते करते हम घर जा पहुँचे। सब थके हुए थे इतना लंबा सफ़र तय करके। सभी ने खाना खाया और सो गए। सुबह होते ही हमने एक चक्कर आसपास की सुंदर सुहावनी सड़कों का लगाया। अब आप कहीं घूमने जाएं तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक अगर इस तरह के दृश्य में आपको देख करने को मिले तो फिर उससे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या होगा, राइट। हम चिनार के वृक्षों के नीचे शुद्ध वायु में घूमते रहे। जहाँ पर भी हरियाली और हरा भरा रहता है ना, वहाँ की जो वायु होती है वो भी बहुत शुद्ध होती है, ठीक है। कश्मीर को झीलों और बागों का प्रदेश कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। अब कश्मीर में इतने सारे झील और इतने सारे बाग हैं कि अगर कश्मीर को झीलों और बागों का ही प्रदेश कहा जाए तो उसमें कोई झूठ नहीं होगा। पहले ही दिन हमने चश्माशाही, शालीमार और निशात बाग की सैर कर डाली। मतलब जो लेखक है उसने पहले ही दिन तीन जो बाग थे उनको घूम डाला, ठीक है। वो घूम आए। कौन कौन से? ये जो अभी गांव के नाम या बागों के नाम या कोई दृश्य है या कोई प्रकार की हाउस बोट के नाम है, ये सब आगे प्रश्न में आएंगे, तो आपको इसको ध्यान भी रखना है। कौन कौन से बाग थे जो पहले दिन घूम डाले थे? चश्माशाही, शालीमार और निशात बाग। शालीमार और निशात बागों के विस्तार, वहाँ की मखमल जैसी कोमल घास, रंग बिरंगे फूलों, फव्वारों और जल स्रोतों ने हमारा मन मोह लिया। जो शालीमार और निशात बाग थे वहाँ वो क्या थे? विस्तार मतलब होता है बहुत आगे तक फैला हुआ। तो शालीमार और निशात बाग क्या थे? बहुत बड़े थे, ठीक है। और उनकी घास कैसी थी? बहुत मखमल जैसी सॉफ्ट थी। और उनके फूल रंग बिरंगे थे और उस बाग में फव्वारे भी थे और जल स्रोत भी थे, ठीक है। और इस दृश्य को देख करके जो लेखक हैं उनका मन मुग्ध हो गया था। बादशाह जहांगीर ने इन दोनों उद्यानों को लगवाया था। शालीमार और निशात बाग को किसने लगवाया था? ये आपको अंडरलाइन करना है, जहांगीर ने, ठीक है। बादशाह जहांगीर ने शालीमार और निशात बाग को लगवाया था। दूसरे दिन हमने डल झील के शिकारे से भ्रमण किया। दूसरे दिन ये देखिए, ये तो है छोटा सा घर बनाया हुआ है, ये हाउस बोट है। एक शिकारा क्या होता है? ये जो आप नीचे का पीस देख रहे हैं ना, जिस पर बैठा है ये इतना जो पार्ट होता है इसको शिकारा बोलते हैं, ठीक है। ऐसी लकड़ी की छोटी छोटी नावें होती हैं जो खुली होती है, ठीक है, उन्हें शिकारा बोलते हैं। तो दूसरे दिन क्या किया? डल झील गए, जहाँ पर उन्होंने डल झील में शिकारे पर बैठकर भ्रमण किया, मतलब घूमे। यहाँ की सबसे सुंदर झील डल है। कश्मीर की सबसे सुंदर झील का नाम क्या है? डल। इस झील में खिले हुए कमल के फूल बड़े सुहावने लगते हैं। डल झील कई किलोमीटर लंबी चौड़ी झील है। डल झील कैसी है? बहुत लंबी चौड़ी और बहुत कई किलोमीटर तक आगे फैली हुई है। झील के बीच में एक बड़ा द्वीप है जिसमें एक खूबसूरत उद्यान बना हुआ है। मतलब वो जो झील है वो इतनी लंबी चौड़ी है कि उसके बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है। मतलब जैसे ये झील है उसके बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, उसे द्वीप कहते हैं। और वो जो द्वीप है वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है। उद्यान मतलब होता है गार्डन, बगीचा, बाग, ठीक। इस उद्यान का नाम नेहरू पार्क है। ये जो बगीचा था डल झील के बीच में जो द्वीप है उस पर जो बना हुआ बाग है उसका नाम क्या है? नेहरू पार्क। शिकारे द्वारा लोग डल झील को पार कर यहाँ आते हैं और कुछ देर इधर उधर घूमते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं। वो जो नेहरू पार्क है वहाँ पर लोग जब भी डल झील में जो लोग घूमने आते हैं वो वहाँ पर ठहरते हैं और कुछ खाते पीते हैं, ठीक। झेलम नदी श्रीनगर के बीच से होकर गुजरती है। श्रीनगर के बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? झेलम। इसमें अनेक बड़ी बड़ी नाव खड़ी रहती हैं जिनमें यात्री ठहरते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी नाव जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उसमें यात्री ठहरते हैं। इन्हें हाउस बोट कहते हैं। हाउस मतलब होता है घर, बोट मतलब नाव, तो घर वाली नाव है, ठीक है। ऐसी ही अनेक हाउस बोट डल झील में भी खड़ी रहती हैं। हाउस बोट में ठहरने की सभी सुविधाएं होती हैं।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यह घर की तरह आरामदायक होती है। जैसे घर में आपको आराम की सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसे ही हाउस बोट भी पूरा घर जैसा होता है। इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बोट होगी या कितना बड़े घर वाली बोट होगी कि उसमें सोने बैठने के अलग अलग कमरे तक होते हैं। खाने का कमरा भी होता है। रात के समय ये हाउस बोट कश्मीर की वादियों में बहुत सुहावनी लगती है। मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि रात में आप एक ऐसे घर में हैं जो नदी में या झील में तैर रहा है, और बहुत बाहर आप देखेंगे तो इतना सुंदर दृश्य है, और आपका घर भी नदी में तैरते हुए आप बस घूमते जा रहे हैं और सुंदर दृश्य को एंजॉय करते जा रहे हैं। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर क्या है? कश्मीर की राजधानी है। यहाँ के बाज़ारों में बहुत रौनक रहती है। श्रीनगर के बाज़ार में भी बहुत रौनक रहती है, क्योंकि अब श्रीनगर लोग घूमने जाते तो ऑब्वियसली बाज़ार भी जाएंगे, तो वहाँ के बाज़ारों में भी बहुत रौनक रहती है। दुनिया भर के यात्री बाज़ार में घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ लकड़ी का सामान, ऊनी वस्त्र, शॉल, दुशाले, रेशमी वस्त्र और चमड़े का बना सामान बहुत मिलता है। देखो, कश्मीर क्या है? एक ठंडी जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा सामान ज़्यादा मिलेगा? वहाँ पर ऊन के वस्त्र जो है वो बहुत सुंदर सुंदर तरह की शॉल, ठीक है, रेशमी कपड़े, चमड़े से बनी हुई चीज़ें, ये सब ज़्यादा मिलेगा, लकड़ी से बना सामान। कश्मीर में श्रीनगर से बाहर भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं। कश्मीर बहुत बड़ा है और उसकी राजधानी श्रीनगर है। अगर आप श्रीनगर से बाहर भी कश्मीर देखने घूमने जाएं तो भी दर्शनीय मतलब देखने लायक, जो देखे जा सके, ऐसी बहुत सारे स्थान हैं श्रीनगर से अलग। गुलमर्ग, पहलगाम, अनंतनाग, इच्छाबल, वुलर झील आदि सचमुच दर्शनीय हैं। ठीक है, ये कुछ स्थानों के नाम हैं जो श्रीनगर से अलग आप देख सकते हैं कश्मीर में। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक हम लोग टट्टुओं पर बैठकर गए। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक वो टट्टुओं पर बैठकर गए। ये कुछ बैल जैसे जानवर होते हैं जिसके ऊपर बैठ करके लोग लंबा रास्ता तय करते हैं। ठीक है, लंबे रास्ते तक पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए टट्टुओं का प्रयोग करते हैं। अब आप में से कुछ लोग जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर घूम कर आए होंगे तो उन्होंने ये देखे होंगे। चंदनवाड़ी एक अत्यंत रमणीय स्थान है। यहाँ बर्फ़ के पुल के नीचे से नदी का जल प्रवाहित होता रहता है। जो चंदनवाड़ी है वो क्या है? बहुत ही सुंदर स्थान है, और वहाँ पर क्या है? यहाँ पर बर्फ़ के पुल के नीचे से नदी का जल प्रवाहित होता रहता है। मतलब एक पुल है जो बर्फ़ का है, ठीक है, और उसके नीचे से नदी का जल प्रवाहित होना मतलब बहता रहता है। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको कश्मीर घर बैठे अगर फील करना है कि किस तरह का दृश्य रहा होगा कश्मीर का, वो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि कितना सुंदर है कश्मीर, और जो लोग नहीं गए हैं उनको क्यों जाना चाहिए, इसका कारण आपको इस अध्याय में मिल सकता है। कश्मीरी नर नारी तो हमें कश्मीर से भी अधिक सुंदर लगे। जैसा मैंने आपको कहा, कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ के बच्चे गुलाब के फूलों से भी सुंदर और प्यारे थे। कश्मीर केवल फूलों का ही नहीं, स्वादिष्ट फलों और मेवों का भी भंडार है। कश्मीर में सिर्फ फूल या कपड़े ही नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फल और मेवे, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स जिसे आप बोलते हैं, वो बहुत मिलते हैं वहाँ पर। सेब, नाशपाती, अंगूर, शहतूत, अखरोट, खुबानी, चेरी आदि यहाँ बहुतायत से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो फल हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। कश्मीर के खेत और क्यारियाँ पहाड़ों पर लगी व्यवस्थित रंग बिरंगी सीढ़ियों जैसी दिखाई देते हैं। कश्मीर के जो खेत हैं और जो पहाड़ों पर रंग बिरंगी सीढ़ियों जैसे दिखाई देते हैं। क्या? कश्मीर में देखो, कश्मीर में क्या है? पहाड़ हैं, ठीक है, तो पहाड़ों को ही काट काट कर खेत बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसे टेरेस्ट्रियल फार्मिंग हमने पढ़ा था, ठीक है, साइंस में अगर आपको याद हो तो उसमें क्या है? खेतों को ऐसे काट करके उस पर खेती की जाती है। तो जो कश्मीर के खेत और क्यारियाँ हैं पहाड़ों पर, वो कैसे लगते हैं? जैसे बहुत सुंदर रंग बिरंगी सीढ़ियाँ हों। संसार में सबसे अधिक केसर इन्हीं क्यारियों में पैदा होती है। अब आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पर उगाया जाता है? कश्मीर में, जो पहाड़ों पर खेती की जाती है।
इसलिए कश्मीर को केसर की क्यारी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक और नाम जो कश्मीर के लिए फेमस है, केसर की क्यारी, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर यहीं उगाया जाता है। सचमुच कश्मीर धरती का स्वर्ग है, इंद्र के नंदनवन से भी अधिक सुंदर है। ये एक कहावत है कि जो इंद्र भगवान है उनका सबसे सुंदर बाग क्या है, नंदनवन है, और उससे भी अगर सुंदर कुछ है तो वो कश्मीर है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, जो लोग नहीं गए हैं कश्मीर उनको, कि कश्मीर कितना सुंदर है और आपको क्यों जाना चाहिए। इस अध्याय का अभ्यास कार्य हम अगली क्लास में करेंगे।